टॉपिक नंबर 12 में आज चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर हमारी चर्चा होगी। समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत ये टॉपिक आता है एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में, और बीएड में या अन्य यूनिवर्सिटी में भी जो है ये टॉपिक है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार। आपका डीएलएड हो, आपका बीएड हो, आपका टेट हो, आपका सुपर टेट हो, रीट हो, कहीं से भी कोई भी एग्जाम हो, हर जगह ये जो है टॉपिक दिया गया है। तो जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके साथ जुड़ा हूं फिर से, और चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों पर। तो महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों के अंतर्गत ये इस तरीके का क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे बीएड वाले, वो भी समझते हुए चलेंगे यहाँ पर। पहला आपका जो होगा वो होगा गांधी जी का जीवन परिचय, फिर होगा महात्मा गांधी का शैक्षिक विचार, फिर उसके बाद होंगे आपके शिक्षा के उद्देश्य, उसके बाद आपके होंगे पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, और शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के होते हैं, और शैक्षिक चिंतन एवं सिद्धांत। तो महात्मा गांधी के बारे में जब भी आए आपसे महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, या महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, उनके उद्देश्य और उनकी शिक्षण विधि पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन भी यहाँ से लिख सकते हैं इन पॉइंटों के आधार पर। तो एक एक करके हर पॉइंट पर चर्चा होगी। सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में जो मुख्य बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे हम। जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात राज्य था और पोरबंदर जिला था। पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा से इनका विवाह हो गया। 1891 में बैरिस्टिक पास करने के इंग्लैंड से वापस आए भारत में 2 साल इन्होंने वकालत की प्रैक्टिस करी, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चली उनकी। इसके बाद फिर जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, फिर वहां से जो है इन्होंने लौट कर आए, और 1914 में भारत लौट आए ये फिर से। और गांधी जी के नेतृत्व में जो है 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आजाद हुआ, और उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। तो ये था गांधी जी का जीवन परिचय। इसके बाद आता है आपका गांधी जी का जीवन दर्शन। उनका जीवन दर्शन है, गांधी जी के विचार क्या थे। तो गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो मुख्य रूप से 4 तत्वों पर निर्भर है। सबसे पहला आपका है सत्य, उसके बाद है अहिंसा, उसके बाद है निर्भयता, उसके बाद है सत्याग्रह है। तो सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह, इन 4 तत्वों पर जो है गांधी जी का दर्शन आधारित है, दर्शन उनका है। उनके अनुसार सत्य का अर्थ होता है बालकों में सत्य विचारों से, सत्य भाषण में, सत्य कर्म में हो, कार्य में सत्य हो, यानी सब चीजों में सत्य होना चाहिए। तो सत्य पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सत्य जो उनका तत्व है, गांधी जी क्या कहते हैं इसके बारे में। गांधी जी के लिए सत्य सर्वप्रथम सिद्धांत है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। जो सत्य है वो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने संपूर्ण जीवन को सत्य के लिए प्रयोग किया। उनके लिए सत्य और ईश्वर एक समान है। गांधी जी ईश्वर और सत्य को एक समान मानते हैं। जिस वास्तविकता को गांधी जी ने जाना और अनुभव किया वह सत्य है, यानी जो भी गांधी जी ने ज्ञान प्राप्त किया, जो भी वास्तविकता जानी या अनुभव किया, उन्होंने पाया कि वो चीज सत्य है, यानी कि सत्य ही सब कुछ है। उनका मानना था कि सत्य के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें जो है अपने सत्य बोलना चाहिए, अपने विचारों में सत्यता रखनी चाहिए, अपनी भाषा में सत्य होना चाहिए, अपने कार्य में सत्य होना चाहिए, यानी हर चीज में हमारी सत्यता होनी चाहिए। ये पहला तत्व था इनका। गांधी जी का दूसरा तत्व है आपका अहिंसा। डॉक्टर महावीर प्रसाद का कथन है, गांधी जी ने सच्चे के सिद्धांत से एक परिणाम निकाले, वह था सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से अलग रखना असंभव है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सत्य के साथ साथ अहिंसा दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये डॉक्टर महावीर प्रसाद ने बताया। गांधी जी ने जो तत्व दिए हैं अपने, सत्य अहिंसा दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उनका मानना था कि अहिंसा अच्छी भावना और शुद्ध प्रेम है, ये हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। यानी कि अहिंसा का मतलब होता है अच्छी भावना, शुद्ध प्रेम, यानी कि जो सब कुछ अच्छा हो, यानी कि जिसमें हम मार काट इत्यादि हिंसा का जहां भी जिक्र ना हो, वो चीज क्या होती है, हिंसा होती है, अहिंसा होती है। हर व्यक्ति को अहिंसा का धर्म अपनाना चाहिए। तो सत्य अहिंसा 2 तत्व है। इसके बाद आते हैं निर्भयता। गांधी जी
निर्भयता को जो है मुख्य रूप से मानते हैं। निर्भयता के विषय में गांधी जी का कहना है, निर्भयता का अर्थ है समस्त बढ़िया भय से मुक्त, यानी कि सब चीज बढ़िया हो, भय से मुक्त हो। जैसे बीमारी का भय, मृत्यु का भय, संपत्ति नष्ट होने का भय, अपने मित्र से छूटने का भय, प्रतिष्ठा को खोने का भय, अनुचित कार्यों को करने का भय। यानी कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, हमारे मन में कोई भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, ना ही वो अनुचित कार्य का भय हो, ना वो अपने मित्र से छूटने का भय हो, प्रतिष्ठा खोने का भय भी नहीं होना चाहिए, अपनी संपत्ति जमीन जायदाद या अपनी प्रॉपर्टी को खोने का भय नहीं होना चाहिए, हमें मरने का भी भय नहीं होना चाहिए। यानी हमारे अंदर निर्भयता होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा वही है जो हमारे अंदर निर्भयता पैदा करे। तो उनके जो दर्शन था, अगला दर्शन का जो मुख्य तत्व था वो था सत्याग्रह। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और निर्भरता के बाद जो है उनका जो मुख्य तत्व है चौथा, वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में क्या लिखते हैं महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का जीवन का चौथा आयाम सत्याग्रह है। वास्तव में किसी भी बुराई का अहिंसात्मक ढंग से प्रतिशोध या प्रतिकार करना ही सत्याग्रह है। यानी कि कोई बुराई है समाज में या कोई भी आपको गलत चीज दिख रही है, तो उसका जो आप प्रतिरोध करते हैं वो सही तरीके से, यानी कि शांतिपूर्वक, बिना किसी मार काट के अपना प्रतिशोध प्रतिकार अपना रख सकते हैं। तो वो क्या हुआ? आपका सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह में प्रेम को आधार बनाकर शत्रु को सत्य के प्रति जागरूक किया जाता है, उसे अपने कर्तव्य एवं कर्म का बोध कराया जाता है। यानी कि सत्याग्रह में क्या होता है, जो प्रेम के माध्यम से हम शत्रु को जो है उस सत्यता का ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उसको अपने कर्म का बोध हो, अपने कर्तव्यों का बोध हो। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अनेक सत्याग्रह चलाए। तो सत्याग्रह का मतलब होता है, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से किसी बुराई के प्रति अपना जो है विरोध प्रदर्शन कराना, ये होता है आपका सत्याग्रह। तो ये गांधी जी के 4 तत्व हैं दर्शन में। इसके बाद गांधी जी का चिंतन देखते हैं, यानी कि गांधी जी का शैक्षिक चिंतन क्या है। अब वे शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। महात्मा गांधी एक दूरदर्शी शिक्षा व्रत के रूप में कर्तव्य एवं कर्म आधारित मूल्यवादी दृष्टिकोण से एक नई शिक्षा योजना के रूप में रूपरेखा प्रस्तुत की। उनके द्वारा चलाया गया शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा योजना आधारभूत योजना के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो उन्होंने शिक्षा बताई उसे बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा योजना, आधारभूत योजना कहते हैं। गांधी जी ने शिक्षा को व्यापक प्रक्रिया मानते हुए वस्तुतः शिक्षा वह है जो व्यक्ति में निहित सभी पक्षों का बहुमुखी विश्वास करे। गांधी जी शिक्षा को व्यापक मानते थे, यानी गांधी जी मानते थे कि शिक्षा जो है बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उसके काम आती है। यानी शिक्षा का जो पक्ष है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो स्कूल तक सीमित नहीं है, वो उसके जीवन में हर समय चलती रहती है, जिससे कि व्यक्ति के जो विभिन्न पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, इन सभी पक्षों का सही से विकास हो सके, ऐसी शिक्षा को गांधी जी मानते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि शरीर, मन, हृदय और आत्मा के योग से मानव का विकास होता है। उनका मानना था कि शिक्षा से मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम विकास हो सकता है। इसके बारे में और लिखते हैं ये, गांधी जी मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों का योग मानते थे। यानी कि जो मनुष्य है वो शरीर, मन और आत्मा, इन 3 चीजों का योग है, यानी इनसे मिलकर बना है। शिक्षा द्वारा इनका विकास होना चाहिए। इन्होंने 3R को 3H में परिवर्तित कर दिया। 3R का मतलब क्या होता है? 3R से मतलब हुआ आपका, 3R का मतलब हुआ आपका, 3R में मतलब रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। तो इन्होंने इस चीज को किस चीज में परिवर्तित कर दिया? 3H में परिवर्तित कर दिया। यानी कि 3H में इसको बदल दिया। 3H का मतलब होता है हैंड, हेड, हार्ट। तो गांधी जी कहते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, यानी कि बच्चे को भाषा का, लिखने का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए और उसे अंकों का ज्ञान होना चाहिए। और इसी के साथ जो है उसका क्रियात्मक पक्ष जोड़ते हुए उन्होंने बताया है कि बच्चे को सबसे पहले हैंड, यानी किसी भी कार्य को करना चाहिए, फिर उसे अपने दिमाग में बैठाना चाहिए, उसके बाद जो है उसे भावात्मक रूप से दिल में बैठा लेना चाहिए, यानी कि भावात्मक रूप से उसे तैयार करना चाहिए। तो मनुष्य का यह शिक्षा का कार्य 3R से नहीं अपितु
हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना है। यानी जो शिक्षा का मुख्य कार्य है उनके हिसाब से, जो गांधी जी बताते हैं, जो उनका चिंतन है शिक्षा के प्रति, वो कहते हैं हमें बालक का हाथ यानी कि क्रियात्मक रूप से बालक को काम करने के लिए विकसित करना है, उसका मस्तिष्क यानी मानसिक शक्तियों को विकसित करना है, यानी उसके हृदय को भावात्मक रूप से उसे विकसित करना है। तो शिक्षा का ये मुख्य कार्य होना चाहिए। इसी के आधार पर उन्होंने अपने उद्देश्य बनाए शिक्षा के, जो आगे हम पढ़ेंगे। इन्हीं आधार पर जो है पाठ्यक्रम निर्मित किया और उसी आधार पर जो है उन्होंने शिक्षण विधियां बताई, जिससे कि हाथ यानी क्रियात्मक पक्ष, मस्तिष्क यानी भाव, उसका जो बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाया जाए, और हृदय मतलब भावात्मक पक्ष को उसका विकास किया जाए। गांधी जी ने अपनी परिभाषा दी है, एक शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। मतलब शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो उसका जो आत्मा का जो सर्वांगीण विकास, यानी सभी पक्षों का जो उसका विकास है, शरीर का भी सभी तरीके का विकास, मन का भी सभी तरीके का विकास और आत्मा का भी सभी तरीके का विकास, सर्वोत्तम ही नहीं जो सबसे ऊंचा स्तर है उस तक विकास करना जो है शिक्षा का काम है। तो शिक्षा के इसी चिंतन को, इसी चीज को पूरा करने के लिए गांधी जी की शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है आपका शारीरिक विकास। अब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक के शरीर का विकास होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शारीरिक विकास पर बल दिया। यानी शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है बालक को शारीरिक रूप से पुष्ट करना, शारीरिक रूप से स्वस्थ करना। यदि शरीर स्वस्थ होगा तभी वो जो है आगे चल के उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा और वो शिक्षा को अच्छे से प्राप्त कर पाएगा। अगला जो उद्देश्य है वो है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार का शारीरिक विकास के लिए शिशु को मां के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षा की के द्वारा ही जो है हम बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। अगला उद्देश्य हमारा बालक का होता है कि मानसिक और बौद्धिक उद्देश्य मतलब किस प्रकार से हम विकास करें। व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास, बालक का जो व्यक्तिगत रूप से बालक की जो आवश्यकताएं हैं, उसके साथ साथ जो बालक का जो सामाजिक जो जरूरतें हैं, समाज में रहने के लिए जो उसे जरूरत होती है, सामाजिकरण के लिए जरूरत होती है, बालक अच्छे से समाज में व्यवहार करे, समाज में एडजस्ट करे, समाज में सामंजस्य करे, उसके लिए जो है शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षा का अगला उद्देश्य होता है व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से जो है बालक का किस प्रकार से विकास हो, ताकि वो समाज और राष्ट्र के विकास पर बल दे। समाज विकास से तात्पर्य मनुष्य का समाज से प्रेम हो, मानव मात्र से सेवा करने से ही आत्मा का विकास संभव होता है। यानी कि उसके अंदर ऐसी भावना आनी चाहिए शिक्षा द्वारा जिससे कि वो मानव की सेवा करने के लिए तत्पर हो। अगला उद्देश्य सांस्कृतिक विकास। गांधी जी आत्मिक विकास के लिए संस्कृति के ज्ञान की आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार शिक्षा दर्शन में संस्कृति के अहम भूमिका होनी चाहिए। यानी कि बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि उसका सांस्कृतिक विकास हो, संस्कृतियों का जो है उसका ज्ञान हो, अपनी संस्कृति के बारे में अच्छे से जाने और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, गांधी जी शिक्षा के माध्यम से बालक में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह, निर्भरता और गुणों का आदि का विकास करना चाहते थे। यानी गांधी जी चाहते थे कि ऐसी शिक्षा हो जिसमें बालक के अंदर सत्यता आए, सत्य की भावना आए, अहिंसा उसके अंदर इनकी वो जो है मारपीट लड़ाई झगड़ों से दूर होकर एक अहिंसक आदमी बने, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपरिग्रह की उसके अंदर गुण हो और निर्भयता भी उसके अंदर आए। तो ये चारित्रिक एवं नैतिक विकास जो है शिक्षा का उद्देश्य होते हैं। गांधी जी अगला जो मुख्य उद्देश्य मानते हैं वो मानते हैं व्यावसायिक विकास। बालक का व्यावसायिक विकास गांधी जी मानते हैं। गांधी जी आर्थिक विकास, अभाव की मुक्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते हैं और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसलिए वह हस्तकला और उद्योगों पर बल देते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षा व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी बालक को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जो उसे हाथ से संबंधित जो शिल्पकारी, दस्तकारी इस तरीके के जो है कार्यक्रम बालक को कराते हैं और उन्हें जो ऐसी कला सिखाते हैं। उद्योगों पर बल कि बालक आगे चलकर अपने जीवन चलाने के लिए जो है अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो सके। यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बालक को व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास,
गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति मानते हैं, आत्मानुभूति व आत्मबोध मानते हैं। गांधी जी ने ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग पर समान बल दिया है और अहिंसा और सत्याग्रह को मूर्त रूप से प्रदान करते हैं। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास जरूरी है। आध्यात्मिक विकास के माध्यम से ही जो है बालक जो है मुक्ति पा पाएगा, आत्म अनुभूति यानी अपनी आत्मा के बारे में जान पाएगा, आत्मबोध कर पाएगा, अपने बारे में, आत्मा के बारे में जान पाएगा, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आध्यात्मिक विकास पर भी ये जोर देते हैं। गांधी जी के उद्देश्यों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, तत्कालीन उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। यानी कि तत्कालीन उद्देश्य जो बच्चे को एट द मोमेंट चाहिए, यानी कि वर्तमान में चाहिए, और अंतिम उद्देश्य जो मतलब कि उसके जीवन का लक्ष्य होते हैं और जो जीवन काल में उसे जरूरी है, मतलब जो जीवन चल रहा है उसके लिए जो तत्कालीन उद्देश्य है वो कौन कौन से होने चाहिए। बालकों को बड़े होने पर जीवों को उपार्जन करने में योग्य बनाना, यानी बालक को इस लायक बनाओ, ऐसी शिक्षा दो कि बालक अपने जीवन का उपार्जन कर सके, यानी अपनी जीविका चला सके। अगला उद्देश्य होता है बालक को अपने व्यवहार में अपनी संस्कृति और को व्यक्त करने का प्रशिक्षण, यानी बालक का व्यवहार ऐसा हो कि बालक के अंदर उसकी संस्कृति दिखाई दे, यानी कि उसके व्यवहार में संस्कृति झलके उसकी। इस तरीके का जो बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। अगला उद्देश्य शिक्षा का बालक का मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, बच्चे को चरित्र निर्माण करना, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, चारित्रिक रूप से जो है विकास किस तरीके से हो, ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे कि इन चीजों का विकास हो। बच्चों में सभी प्रकार के ज्ञान देते हुए उनकी आत्मा को उच्चतर जीवन के लिए तैयार करना, यानी बच्चों को सभी प्रकार का ज्ञान देना है, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो, सैद्धांतिक ज्ञान हो, व्यावसायिक ज्ञान हो या किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान हो। उसके साथ साथ बच्चों को की आत्मा को जो है उच्चतर स्तर तक ले जाना है, जिससे कि वो जीवन में मोक्ष पा सकें। अब जो अंतिम उद्देश्य होते हैं वो गांधी जी की शिक्षा के बालक के चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें सामाजिक विकास भी होना चाहिए। बालक का चरित्र निर्माण के साथ साथ हमें बालक के अंदर सामाजिकता भी विकसित करनी चाहिए, ताकि वो समाज में रहने वाले लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, समायोजन करे, समाज के प्रति सम्मान करे, समाज के लोगों से प्रेम करे, जिससे कि समाज में एकता हो, राष्ट्र में एकता हो, उसका विकास हो सके, जिससे देश का विकास हो सके, यानी राष्ट्र का विकास हो सके। बालक को इतना मनोबल बना दिया जाना चाहिए कि वो अपने जीवों का उपार्जन खुद कर सके, न कि अपने माता पिता पर निर्भर रहे। कि बालक को इस तरीके से विकसित करो, उसके मन को इस तरीके से डेवलप करो, उसका मनोबल इतना बढ़ा दो कि वो अपनी जीवन चलाने के लिए जो भी चीजें हैं, जीवन चलाने के लिए जो भी उसे खर्च करना है, वो अपने स्वयं के आधार पर कमाए, ना कि माता पिता पर निर्भर रहे। शिक्षा का संबंध संस्कार और नैतिक शिक्षा से भी होना चाहिए, जिसके बिना शिक्षा अधूरी है। शिक्षा में नैतिक शिक्षा और जो उसका संस्कार देने वाली शिक्षा, यानी संस्कारों को देती है, जो हमारे जो सांस्कृतिक है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे संस्कार है, हमारी जो नैतिक शिक्षा है, उसका आवश्यक रूप से उसमें समावेश होना चाहिए। कि मतलब इस उद्देश्य को भी पूरा करे कि बच्चे के अंदर नैतिकता और संस्कारिता भी आए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, अंतिम उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए महात्मा गांधी ने जो पाठ्यक्रम बताया है उसमें जो प्रमुख स्थान दिया है, तो वो सबसे पहले इन्होंने दिया है हस्तशिल्प को, क्योंकि ये जो है व्यावसायिक शिक्षा पे बालक को जीवन अर्जन करने के लिए बालक को जो है एक तरीके से किसी पर निर्भर न रहे, इस तरीके का बनाने के लिए जो है वो कहते हैं कि बालक को कोई ना कोई काम सिखाए। यानी हस्तशिल्प में कटाई, बुनाई, चमड़े का काम, कृषि, मिट्टी का काम, बागवानी आदि बालक को सिखानी चाहिए। भाषा में क्या सिखाना है, मातृभाषा पे जो मुख्य रूप से जोर देते हैं, राष्ट्रीय भाषा पर, प्रादेशिक भाषा पर, यानी कि ये तीन भाषा होनी चाहिए जरूरी, एक तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषा। इसके अलावा अन्य भाषाएं बाद में आनी चाहिए। गणित में क्या होता है, अंक गणित और बीज गणित और रेखा गणित का जो है बालक को ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, इन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान संबंधी शिक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जिससे कि बालक को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी हो। स्वास्थ्य विज्ञान भी इसलिए इन्होंने जरूरी किया है। कला में क्या बताना है, संगीत, चित्रकला, नृत्य कला आदि, इस चीज पर जो है जोर देते हैं। शारीरिक शिक्षा पर जो विशेष जोर दिया है, खेलकूद, व्यायाम, कुश्ती, ड्रिल का मतलब कि कोई चीज करके देखना, किसी चीज का जो है डेमो टाइप करना। तो इस तरीके से जो है शारीरिक शिक्षा पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया, जिससे कि शारीरिक विकास हो सके।
आचरण संबंधी शिक्षा के लिए नैतिक शिक्षा, समाज सेवा, प्रार्थना एवं अन्य क्रियाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए जो गांधी जी के व्यापक उद्देश्य हैं शिक्षा की, जो शिक्षा को वो व्यापक क्षेत्र में मानते हैं, तो उसी प्रकार से इनके व्यापक उद्देश्य हुए। व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण किया। और इस पाठ्यक्रम को समझाने के लिए जो विधियों का प्रयोग होना है, वो कौन सी विधियों का प्रयोग होना है? सबसे पहले होना है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या होती है? गांधी जी के अनुसार बालक प्रारंभ में अनुकरण द्वारा सीखता है, तो उसके मन और मस्तिष्क का विकास अध्यापक को अनुकरण द्वारा ही करना चाहिए। यानी कि बालक जो है कोई चीज जब देखता है तो तब उसे सीखता है। उसके मस्तिष्क और मन का विकास किसी भी चीज को देखकर, उस चीज को समझकर उस चीज को करता है, और जब वो करता है तो उसके मन का और मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसलिए अध्यापक को अनुकरण विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्रिया विधि, गांधी जी हस्तकला और चित्रकारी इत्यादि कौशल के विकास के लिए इन विधियों पर बल देते हैं। क्रिया विधि आधारित जो क्रिया विधि को अपनाने के लिए इसलिए कहते हैं गांधी जी कि अध्यापक जो है बालकों के लिए जो है हस्त कौशल, चित्रकारी आदि के लिए जो है क्रिया विधि का प्रयोग करें, करके सिखाएगा। मौखिक विधि, मौखिक विधि में क्या होता है? गांधी जी व्याख्यान कौशल का और वाद विवाद द्वारा जो है बालक को सिखाना चाहिए। यानी कि प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, व्याख्यान विधि द्वारा बालक को समझाने के भी पक्षधर हैं। कोई अगर सैद्धांतिक ज्ञान है तो श्रवण मनन निध्यासन, इसका मतलब होता है कि सर्वप्रथम बालक सुनता है कोई सही, श्रवण माने सुनना, मनन वाले किसी बात के बारे में सोचता है यानी चिंतन करता है, और निध्यासन माने उसके बारे में फिर जो है वो क्रिया करता है। तो यहाँ पर क्रिया करता है, निध्यासन का मतलब, मनन का मतलब चिंतन करता है, सोचता है, चिंतन, और इसका मतलब सुनना। यानी सबसे पहले बालक सुनता है, उसके बाद चिंतन करता है, और उसके बाद वो करके देखता है। तो श्रवण मनन निध्यासन शिक्षण विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियां। अब किसी भी व्यवस्था के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। गांधी जी कहते हैं कि दमनात्मक विधि का जो है विरोध करते हैं, यानी कि कभी बालक को मार पीट के डरा के जो है हमें नहीं रखना चाहिए। बालक को जो है बालक को जो अनुशासित करना चाहिए प्रवाहात्मक विधि से, यानी गुरु इस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करे, बालकों को ऐसी कहानियां से सुनाए, अपने आप स्वयं का आचरण पवित्र रखे, नैतिकता दिखाए, तो उसे देख के बालक स्वयं उसके प्रभाव से जो है अपने आप का अनुशासन जो है स्वयं अनुशासित करेंगे। यानी स्वयं अनुशासन की बात की गई है गांधी जी के अनुसार, यानी कि प्रभात्मक विधि द्वारा जो है यहाँ पर अनुशासन की बात की गई है। यानी कि अध्यापक के प्रभाव को देखकर बालक में जो है स्वयं अनुशासन, स्वयं अपने आप अनुशासित करने की जो है योग्यता विकसित होती है। तो स्वयं अनुशासन की बात करते हैं गांधी जी। शिक्षक को जो है मुख्य स्थान दिया है गांधी जी ने। शिक्षक को समाज का आदर्श, ज्ञान का पुण्य, सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। इस व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श शिक्षक नहीं बन सकता। मतलब जो लोग इस शिक्षक को या शिक्षण को जो है जो शिक्षक बनते हैं और वो केवल पैसों के लिए या पैसा कमाने के लिए यानी व्यावसायिक रूप से चीज को देखते हैं, तो वो कभी आदर्श शिक्षक नहीं हो सकता। आदर्श शिक्षक वही होता है जो व्यवसाय को सेवा के रूप में कार्य करे, यानी कि वो एक तरीके से सेवा के रूप में कार्य करे अपनी शिक्षा का। वह बच्चों के पिता, मित्र, सहयोग और पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से पिता होते हैं बालक के, मित्र होता है बालक का, सहयोगी होता है, या उसका जो मार्गदर्शक होता है यानी पद प्रदर्शक होता है, उसके रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका विद्यालय। शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है विद्यालय। विद्यार्थी को अनुशासित रहना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी जो है शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र है, और विद्यार्थी को अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी शुरू से ही बालक में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास पर बल देते हैं और आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। यानी विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी जो है ब्रह्मचारी, अनुशासन और अनुशासन का पालन करने वाला होना चाहिए। बालक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से जो है पवित्र होना चाहिए। वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। विद्यार्थी में ये गुण होने अनिवार्य हैं। और विद्यालय किस प्रकार का है? यहाँ शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण करते हैं। यानी विद्यालय में महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन विद्यालय को सामुदायिक केंद्र भी बोलते हैं,
और जहां पर समुदाय के लोगों को पढ़ने और कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो। रात्रि में पाठशाला लगाकर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां शिक्षक जो है सेवा भाव से शिक्षा दें, ना कि एक बिजनेस के तौर पर उसका यूज करें। विद्यालय को बिजनेस के तौर पर यूज नहीं करना, एक सेवा भाव दिखानी है हमें। बच्चों का जो हमारी जन सेवा है, जनता का कल्याण के लिए उनका विकास करना है। सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, उसमें सभी जो हमारा समुदाय है उसका केंद्र विद्यालय होना चाहिए। और जो सुविधा देनी चाहिए हमें पढ़ने की, कार्य करने की सुविधा जो हमें रात्रि में भी उपलब्ध करानी चाहिए। जो लोग काम करते हैं, जो लोग दिन में नहीं पढ़ सकते, तो इस तरीके से उन्हें पाठशाला में लाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं, जो लोग अपने जीवन जब पढ़ने का समय तो नहीं पढ़ पाए, तो उन्हें जो है अब पढ़ाया जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के लिए अलग से हम जो है एक क्लास रखेंगे। गांधी जी के जो आधारभूत सिद्धांत है शैक्षिक दर्शन के, वो क्या है? शिक्षा बालक एवं बालिकाओं में सभी मानवीय मूल्यों का विकास करता है। यानी बालक और बालिकाओं सत्य, अहिंसा और जो अच्छे आचरण, जो जितने भी अच्छी चीजें हैं, उन सभी मूल्यों का विकास करने का काम जो है वो क्या है? शिक्षा है। तो शिक्षा इस सिद्धांत पर काम करती है कि अच्छे मूल्यों का निर्माण करना है हमें। शिक्षा का जो अगला सिद्धांत है गांधी जी के, वो व्यक्ति के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। यानी जो हमारा शरीर है, हमारा जो हृदय है, जो हमारा मस्तिष्क है, हमारी आत्मा, उनमें सभी में तालमेल बनाकर उनका सभी तरीके से सामंजस्यपूर्ण रूप से विकास करना जो है शिक्षा का कार्य होना चाहिए। शिक्षा का जो अगला सिद्धांत है, शिक्षा बालकों को बेरोजगारी से सुरक्षा प्रदान करे। गांधी जी बेरोजगारी पर बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि उस समय पर जो है हमारे देश की स्थिति सही नहीं थी। वहां पर लोग जो हम बहुत बेरोजगार थे, लोगों पे खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसलिए जो है बेरोजगारी पर बहुत ध्यान दिया है इन्होंने अपनी शिक्षा में। बच्चे को सिखाने के साथ साथ उस तरीके का भी बना दो कि बच्चा आगे चल के कम से कम भूखा ना मरे, वो जो है अपने लिए जो है कुछ व्यवस्था कर ले, यानी बेरोजगार ना हो। शिक्षा का जो उनका अगला सिद्धांत है वो है वास्तविक परिस्थितियों में किए जाना चाहिए। यानी कि जो शिक्षा दी जाए तो बालक को जीवन की जो वास्तविक परिस्थिति है उनमें सिखाना चाहिए। बालक को कोई भी चीज उसके माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र में प्रत्येक बालक को 6 से 14 वर्ष जो है निःशुल्क शिक्षा पर अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि निःशुल्क शिक्षा हो 6 से 14 वर्ष की, और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। उस समय गांधी जी का ये विचार था, जो अब आकर पूर्ण है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। सभी भाषाओं में इसका स्थान प्रथम होना चाहिए। यानी कि जो भी भाषा हम सिखा रहे हैं, सबसे पहली भाषा, प्रथम भाषा जो होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। क्योंकि मातृभाषा में जो बालक की अपनी भाषा होती है, उसमें कोई भी ज्ञान आसानी से, तेजी से सीख सकता है। तो ये आज इतना ही रहेगा। इसके बाद जो है बेसिक शिक्षा और आपकी जो है वर्धा योजना, ये सभी योजनाएं जो हैं, और जो आंदोलन थे गांधी जी के, तो जो चीज़ें यहाँ पर मिस हो गई हैं उसके लिए खासकर बेसिक योजना, या जिसे बोलते हैं बुनियादी तालीम, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वो एक अलग टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।